हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप आप सबका नीट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हाय, कैसे हो? एग्ज़ाम कैसा गया? चलो चैट बॉक्स में ज़रूर लिखना किस किस का क्या स्कोर आ रहा है। ओके अब मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे थे, मैम इस क्वेश्चन में हमें समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, इस क्वेश्चन में ऐसा, इस क्वेश्चन में वैसा। सो सारा कुछ एक बार देखने के बाद जिस कंक्लूजन पर हम आए हैं, जो कुछ क्वेश्चंस के अंदर लाइन वाइज हमें डिफ़िकल्टी फेस हुई है या फिर कुछ क्वेश्चंस में एक्चुअली इश्यूज हैं, एरर्स हैं, कंट्रोवर्सी है, उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमने कल पेपर डिस्कस किया था, अब क्या बोनस में जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके कुछ क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से होने चाहिए, जिनमें कुछ गड़बड़े हैं, मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। चैट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपके हिसाब से कौन से क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको लगा कि एरर है या ये बोनस होना चाहिए। शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट, हमें पता है अकॉर्डिंग टू द न्यू रेगुलेशंस रिलीज बाय एनटीए, बोनस किसको मिलता है। ये सवाल मुझे सबसे ज़्यादा आ रहा है कि मैम बोनस किसको मिलेगा। तो बोनस उन्हें मिलेगा जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, पहली बात तो ये। इसीलिए बार बार समझाया जाता है, आपको बार बार बोला जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन मत छोड़कर आया करो। कोई सी भी मैथमेटिक्स लगा लो, +4 -1 ही चलता है, +1 -4 नहीं है जो आपको क्वेश्चन छोड़ने की रिक्वायरमेंट होती है। 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, अगर वो गलत भी हो जाता है तो -1 ही होगा ना। समझ में आया? किसी और क्वेश्चन में 3 मार्क्स तो मिलेंगे, पर अगर ये सही हो जाएगा तो +4 हो जाएंगे। करेक्ट है? तो थोड़ा बहुत हमें रिस्क लेने की रिक्वायरमेंट होती है। छोड़ने की जगह पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। इसी में पहला क्वेश्चन देखो, 144 क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द पेपर का कोड जो मेरे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन दिया गया था, इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल दे रखी है हमें यहाँ पर 100x, ओके, किलो कैलोरीज में। तो हमें बोला गया है व्हाट विल बी द जीपीपी, कितना होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी ऑन दी थर्ड ट्रॉपिक लेवल। किस पर? थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल मतलब हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से। तो अगर मैं शुरू करती हूँ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से, कितनी दे रखी है बोलिए। अगर मैं इसको यूँ मान के चलती हूँ 100, तो अगर 100x यहाँ पर है तो सेकेंड पर कितनी हो जाएगी आते आते 10 परसेंटाइल, तो इट विल बी 10x। और थर्ड पर कितनी हो जाएगी? इट विल बी x। करेक्ट है? इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा? इट विल बी थर्ड। पर कुछ जगहों पर अगर आप आंसर की देखोगे तो आप इसका आंसर 10x मार्क हुआ भी देखोगे। अब ये कैसे? तो कुछ जगहों पे कॉन्सेप्ट क्या लगाया गया, अगर हम एनसीईआरटी की लाइनों पर जाते हैं तो आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी है ना। क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ देती हूँ आप सबके लिए। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम क्या होती है? रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एज द अमाउंट ऑफ जीपीपी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इन रेस्पिरेशन। तो नेट प्रोडक्टिविटी इट विल बी जीपीपी माइनस द जो रेस्पिरेशन में लॉस्ट हुआ है। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है समझने की वो ये है, net primary productivity is the available biomass for the consumption of the heterotrophs, also basically defined as the formation secondary productivity defined as the rate of formation of the new organic matter। and इसके हिसाब से क्या किया गया यहाँ पर, अगर मैं इसे क्या कर लूँ, स्टार्टिंग के अंदर ये मान लूँ कि जो बायोमास फॉर्म हुआ, मतलब मैं किस लेवल से कंसीडर करूँ, इसे लेवल से कंसीडर करूँ सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से। सो इट विल बी सेकेंड से हो गया तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर कितना आ जाएगा? इट विल बी 10x ईयर। तो कहीं जगहों पर आई एम नॉट, मेरे हिसाब से ठीक है आंसर क्या जाना चाहिए x, बट कहीं जगहों पर इसका आंसर 10x किस हिसाब से दिया गया मैंने आपको वो बात समझा दी है। ओके यहाँ पर ग्लिंच देखा गया है। करेक्ट? चलो ऐसे ही और भी क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन पढ़ो, है ना। लिखा हुआ है, स्टेटमेंट्स गिवन है हमें। स्टेटमेंट 1 से माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं। बढ़िया,
बहुत सिंपल सा लाइन है, हमें पता है, आसान है, कई जगहों पर पहले भी पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट जाएगा। सेकंड में है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू दी क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला? क्वेश्चन को एक बार में पढ़ोगे तो कई बार तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, अरे भाई ये आउटर और इनर को कंपेयर नहीं कर रहा। अगर आउटर और इनर को कंपेयर करता तो बिल्कुल करेक्ट है कि आउटर वाली के कंपेरेटिवली इनर वाली लेस परमिएबल होती है। ये कंपेयर कर रहा है सिर्फ दो जगहों की इनर मेम्ब्रेन को, एक कंपेयर कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की और दूसरी कंपेयर कर रहा है क्लोरोप्लास्ट की, कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, कि जब मुझे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों की इनर मेम्ब्रेन मिले तो मैं वहां पर ये नोट करूं क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया की रिलेटिवली लेस परमेबल होती है। आप सर्च करोगे कहीं पर भी देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि ये गलत है, दोनों की सेम लेस नहीं रखती है, सेम परमेबिलिटी रखती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या जाना चाहिए? फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। सो आंसर क्या गया? फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। तो आंसर जाना चाहिए इसका फोर्थ, पर मैं कुछ दिखाती हूं, इधर देखो। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी है, मैंने नहीं लिखा है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक। आगे, ऑफ द टू inner chloroplast membrane is relatively less permeable, लिखी हुई या नहीं लिखी हुई है? एनसीईआरटी की लाइन है कि अगर कंपेयर करें इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है। समझ में आया? अगर मैं इन्हें कनेक्ट करके पढ़ती हूं तो फिर वहां पर इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है। समझ में आया? ठीक है, यहां गड़बड़ हो गई। तो इन दैट पॉइंट अब देखेंगे कि बेसिकली आंसर क्या जाना चाहिए, मैंने आपको मार्क कर दिया। अब देखते हैं कि एनटी इसके लिए क्या आंसर देता है, ओके, बोनस देता है या नहीं देता है इस क्वेश्चन के लिए। चलो, तो आप देख रहे हो ना, कंपैरिजन है वहां पर। आगे क्वेश्चन, अब यहां बोनस नहीं जा रहा है, बट इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या मैं आपको बताती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन बाई द मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा गया है यहाँ पर, और पहली लाइन लिखी गई है आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। लाइनों में गड़बड़ की है कि अगर एक बार में बच्चा समझने की कोशिश करे तो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। आउट ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाता है कि आउट ऑफ द पेयर ऑफ द फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड द अदर वन इज रिसेसिव। allele do not show any expression and both the character appear as such in the F2 generation। ये सही हो गया, ठीक है। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड द अदर वन इज रिसेसिव। फैक्टर अकेयर इन द पेयर इज नॉर्मली डिप्लॉयड, ठीक है। डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑन द पैरेंटल इज फाउंड इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब एनसीईआरटी देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। लॉ ऑफ डोमिनेंस देखो, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट, फैक्टर यहां से उठाकर दिया है, वो यहां से लाइनें हैं। फैक्टर अकर्स इन पेयर, ठीक है। वहां पे जो पहली लाइन थी आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड द अदर वन रिसेसिव, अरे भाई ये भी तो लिखो। इन द डिसिमिलर पेयर, इन द डिसिमिलर पेयर अगर सेम होगा तो वहां कैसे बात करोगे? तो क्या किया है, मैं कह नहीं रही कि गलत है, फ्रेमिंग लाइनों की गलत की गई है। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ द फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स एंड द अदर इज रिसेसिव, मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात कर रहे हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन में ऐसा होगा। समझ में आई बात? पूरा लिखना चाहिए था, ओके। ऐसी गलतियां। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखो, ये वाला। टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटन्ड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन, अच्छा उसका आंसर मैंने मार्क कर दिया था ना, इसका आंसर क्या जाएगा? इट विल बी ACDE। बट गड़बड़ कहाँ की? लिखने में, एक बार समझने में डिफिकल्टी हो। टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द threatened species are taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can be protected and given the special care। अब ये क्या होता है, हम जब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं, there are two type of conservation, in situ and
एक्स सीटू कंजर्वेशन, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था एक्स सीटू कंजर्वेशन, करेक्ट है। अब आप देख रहे हो ऑप्शंस में कैसे फ्रेमिंग की है, इन सीटू दे दिया एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दे दिया। अरे भाई बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में तो इन सीटू एक्स सीटू दोनों आते हैं, करेक्ट है। जनरल आंसर कैसे दे दूंगी, क्योंकि आउटसाइड कहीं ले जाना एक्स सीटू में आएगा, करेक्ट है। और आप जब ऑप्शन में इन सीटू अलग से दे रहे हो तो एक्स सीटू भी अलग से फ्रेम कर देते। इस क्वेश्चन में यहाँ पे गड़बड़ की, तो आंसर जो जा रहा है वो क्या है, देखो जिस बच्चे ने किया है वो भी यहाँ पे कंफ्यूज हुआ है इसी बात को लेकर। आंसर जाना चाहिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यहाँ पर, ओके। ऐसी कुछ मिस्टेक्स देखने को मिली है पेपर में, हमें पता है अभी ऑफिशियल की नहीं आई है, जैसे ऑफिशियल की आएगी। ऐसे भी और भी क्वेश्चंस हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, पर कहीं ना कहीं पर एनसीईआरटी की लाइनें आप कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा कि बाकी के लगे एक स्पर्मियोजेनेसिस वाला जो बेसिकली क्वेश्चन है वहाँ पर दिक्कत है, कि एटीपी वाले क्वेश्चन में भी बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट यू कैन चेक दे आर करेक्ट, ओके। सो कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पर, देखते हैं। वी ऑल विल बी वेटिंग फॉर दी एनटी ऑफिशियल की, जैसे ऑफिशियल की आएगी देन अगेन आई विल बी ब्रिंगिंग अ वीडियो फॉर यू जहाँ पर हम उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।